रात के नीरव सन्नाटे के बीच एक औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर सुधा का रोम रोम कांपने लगा था। ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आज तो अस्पताल में कोई मरीज भी भर्ती नहीं है और वो कमरा तो वैसे भी बंद रहता है। सुधा का दिमाग कहता था, लेकिन दिल जानता था कि आखिर ये आवाज है किसकी। लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों से सुधा कमरा नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगती है। कमरे के बाहर पहुंचकर वो दरवाजे में लगे शीशे से अंदर झांक कर देखती है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। सुधा के वहां पहुंचते ही रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। हैरान होकर सुधा वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी उसे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर सुधा बुरी तरह चौंक जाती है। कौन है वहां? कौन है? सुधा के पूछते ही एक बार फिर से किसी औरत के बुरी तरह से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। एक तरफ दरवाजा पीटने की धम धम, दूसरी तरफ वो डरावनी रोती हुई स्त्री की आवाज। सुधा दौड़ते हुए डॉक्टर राघव के कैबिन की ओर जाने लगती है, लेकिन अचानक सुधा को महसूस होता है कि राघव के कैबिन के बाहर कोई औरत काला लबादा पहने खड़ी उसे ही घूर रही है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सुधा के पूछने पर उस औरत के सर से वो लबादा हट जाता है। सामने खड़ी हुई महिला का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर सुधा के मुंह से चीख निकल जाती है और वो हड़बड़ाकर जमीन पर गिरती है। उस औरत का चेहरा नहीं, राख की एक धुंधली आकृति थी जो सुधा के चीखते ही हवा में मिलकर वहां से गायब हो गई थी। सुधा की चीख सुनकर डॉक्टर राघव अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सुधा, तुम्हें नीचे कैसे गिर पड़ी? डॉक्टर यहाँ कुछ था। अभी यहाँ कोई खड़ा हुआ था जो मेरे देखते ही देखते राख बनकर हवा में गायब हो गया। कमाल करती हो तुम। कौन होगा यहाँ? जानती हो ना, इस गांव के लोग अस्पताल में इलाज कराने नहीं आते। पिछले 10 दिनों से हम अकेले ही तो पूरी रात बिता रहे थे, फिर इतनी रात को कौन होगा यहाँ? सुधा की आंखों ने जो देखा वह चाह कर भी उसे भूल नहीं सकती थी। आप मेरी बात पर यकीन करिए डॉक्टर, यहाँ कोई था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने किसी औरत के रोने की आवाज नहीं सुनी? मैंने खुद अपने कानों से उसके रोने की आवाज सुनी और जब मैं कमरा नंबर 9 के पास गई तो वो आवाज अचानक से बंद हो गई। आसपास घना जंगल है, जरूर किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज सुनी होगी तुमने। घबराओ नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ड्यूटी पर हूँ, कोई मरीज आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। सुधा हॉस्पिटल से निकलकर कुछ ही दूर पर बने अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सुधा पीछे मुड़कर देखती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और सुधा के खुले मुंह से काली राख उड़कर उसके मुंह में चली जाती है। कुछ पलों के लिए सुधा की आंखों की पुतली काली पड़ जाती है और फिर अगले पल नॉर्मल रंग में आ जाती है। सुधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अगली सुबह नर्स सुधा और डॉक्टर सृष्टि अस्पताल पहुंच जाती हैं। आज पहली बार गांव के लोग एक 14-15 साल के लड़के को लेकर अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हो गया है मेरे बच्चे को। अचानक ही पूरा शरीर नीला पड़ने लगा, इसका आंख ही नहीं खोल रहा है। हम तो जतन करके थक गए, अब बस आपसे ही उम्मीद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। राघव बच्चे दिनेश को अस्पताल में भर्ती कर लेता है और सृष्टि और राघव मिलकर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। राघव, इस बच्चे की कंडीशन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही। ना तो किसी जहरीले जानवर के काटने का शरीर पर कोई निशान दिखाई दे रहा है और ना ही ऐसा लगता है कि इसने कोई जहरीली चीज खाई हो। फिर अचानक इसे हुआ तो क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आज रात के लिए इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अगर सुबह तक भी कुछ आराम समझ में नहीं आया तो इसे शहर रेफर कर देंगे। रात घेर आई थी। राघव और सृष्टि आज ड्यूटी पर थे।
देर रात गए अचानक बेहोश पड़े दिनेश के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है और वो किसी जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर से उठकर तन कर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सृष्टि